हेलो स्टूडेंट्स, अपन पिछली क्लास में पार्थेनोजेनेसिस को खत्म किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लीवेज। जिसे हिंदी में कहा जाता है विदलन। विदलन या क्लीवेज का अपन अर्थ निकाले तो अर्थ होता है इसका विभाजन। और विभाजन कैसा? एक कोशिका के अंदर होने वाला समसूत्री विभाजन होता है ये। और ये विभाजन किस टाइप का होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसके अंदर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि उससे अलग अलग पुत्री कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। जैसे अपन कहे कि ये अपनी कोई एक कोशिका है और अगर इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो इससे छोटी कोशिकाएं दो अलग अलग होगी और इनसे फिर जब ये इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो फिर इनसे अलग अलग कोशिकाएं बनेगी। अब इनसे अलग अलग कोशिका तो बनती है, लेकिन वो क्या होती है? अलग अलग नहीं होती। वो क्या होती है? आपस में चिपकी हुई रहती है, एक कोरक बोल का फॉर्मेशन करती है। कोरक खंड का निर्माण करती है और ये कोशिका आपस में विभाजित होती है, जिसमें इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो समान मात्रा में होता है। लेकिन ये कोशिकाएं उस समान मात्रा में उपस्थित साइटोप्लाज्म के साथ ही कोशिका विभाजन करती है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से इस कोशिका में विभाजन होता जाता है। अब ये ऐसी कोशिका होती है जो जनन क्रिया में भाग लेती है, ठीक है। यानी कि अपनी न्यू संतति बनाने के लिए जो एक कोशिका होती है, चाहे उसे निषेचित मान लो चाहे या उसे अनिषेचित कोशिका ले लो, उन दोनों में ही एक कोशिका से विभाजित होते हुए, समसूत्री विभाजन होते हुए बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। यह क्रिया इस प्रकार का विभाजन होने की क्रिया को विदलन कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? बुक के अनुसार अपन कहे तो सभी कशेरुकी प्राणी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए यहां पे लैंगिक जनन होगा तभी उसमें विदलन होगा। जैसे अपन बात करें कि अगर सोमेटिक कोशिका या कायिक कोशिका कायिक कोशिका से विभाजन होगा तो ये कैसा हो गया? अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन होगा, इसीलिए उसके अंदर होने वाले जनन में विदलन प्रोसेस पाई जाती है। लेकिन वो कैसी होती है? उसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता। जाइगोट का मतलब यानी कि किसी दो युग्मक आपस में संलयन नहीं करते। युग्मक संलयन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती। कायिक कोशिकाएं कैसी होती है? समसूत्री डिप्लॉयड होती है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड या अगुणित होती है। अगुणित होने के कारण उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से आगे विदलन स्टार्ट होता है। पाया जाता है अपना जीवन एक कोशिका
अनिषेचित, निषेचित या अनिषेचित अंडे से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सभी कशेरुकी प्राणी अपन जानते हैं कि जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें लैंगिक जन्म पाया जाता है, वो क्या करते हैं, अपना जीवन जब प्रारंभ करते हैं तो कहां से प्रारंभ करते हैं, एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं। अब वो एक कोशिका कैसी होगी, या तो निषेचित होगी या अनिषेचित होगी। निषेचित होगी तो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और अनिषेचित होंगे तो उनमें पार्थेनोजेनेसिस होगा। इस स्थिति में वो क्या करेंगे, अंडे से प्रारंभ करते हैं, यानी कि इस प्रकार वो एक कोशिकीय अंडे से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। ये कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर, अब जो यहाँ पे ये अपना जीवन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एक कोशिका से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस एक कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, और वो विभाजन कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यह है एक कोशिका, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक कोशिका से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक है, किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और अपन ने विदलन किसे कहते हैं, विभाजन को। किस प्रकार का विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी कि उस एक कोशिका के अंदर होने वाला समसूत्री विभाजन ही क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। भ्रूण का निर्माण करती है या विकास करती है इस एक कोशिका में। इस एक कोशिका में एक कोशिका, और ये कैसी होती है, निषेचित या अनिषेचित। इस एक कोशिका में निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को विदलन या क्लीवेज
जाता है। अब देखिए ये विभाजन कैसा होता है, विभाजन कैसा होता है, समसूत्री। तो होने वाले समसूत्री विभाजन को की क्रिया को विदलन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि विदलन अपन किसे कहेंगे। तो सभी कशेरुकी प्राणी अपना जीवन व्यतीत कहां से करते हैं, प्रारंभ कहां से करते हैं, एक कोशिका से, सिंगल सेल से अपना अस्तित्व स्टार्ट करते हैं। और यह अस्तित्व यहां से स्टार्ट होता है और इस एक कोशिका से मल्टीपल कोशिका का फॉर्मेशन निर्माण होता है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। बहुकोशिकीय भ्रूण या बहुकोशिकीय प्राणी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, जो कैसा होगा, मल्टीपल सेल्स का बना हुआ होगा। मल्टीपल सेल्स का जो निर्माण होगा वो किसकी क्रिया से होगा, क्लीवेज की क्रिया से होगा, जिसके अंदर हमेशा विदलन के अंदर हमेशा जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए विदलन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो सीधा सीधा समसूत्री विभाजन होता है। कहीं पे भी नहीं रुकना, सीधा आंसर देना है समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखिए इसको तो अपन कहते हैं कि विदलन इसे कहते हैं। अब इस विदलन के अंदर क्या होता है कि इस विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमियर कहलाती है। अब अपन जानते हैं कि एक कोशिका में जब विदलन होगा तो दो कोशिकाएं बनेगी, फिर चार बनेगी, फिर 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी, 32 से 64 बनेगी। लेकिन अपन यह भी जानते हैं कि ये कोशिका आपस में अटैच होती है, हटती नहीं है। तो इन कोशिकाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर, हिंदी में कहते हैं कोरक खंड, कोरक खंड कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है, कोरक खंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अपनी जो कोशिका विभाजन होती है, जब अपन सामान्यतः माइटोसिस की, गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं या कुछ ग्रो अप होने वाली वेजिटेबल्स या प्लांट्स की बात करते हैं, तो उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कुछ अधिक समय तक का होता है। उसमें जो कोशिका विभाजन की जो पीरियड होता है, जो काल होता है, वो समय लगाता है। लेकिन इसके अंदर क्लीवेज के अंदर होने वाले कोशिका विभाजन रैपिड होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। तो विदलन के अंदर, विदलन में तीव्र कोशिका विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका जिसे अपन क्या कहते हैं, जाइगोट, एक कोशिका जाइगोट से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है।
ठीक है, अपनी परिभाषा में यही था। देखिए यहाँ पे अंडे से होने वाले समसूत्री विभाजन की क्रिया को विदलन कहा जाता है और अंडे से प्रारंभ होता है। तो इससे क्या, इसको क्या कहते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। ये कह रहा है ना, एक कोशिकीय समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक कोशिका बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, कोरकखंड कहा जाता है। तो यहाँ पे भ्रूण ना कह के अपन क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला का निर्माण होता है। फिर ये ब्लास्टुला के अंदर आगे की प्रोसेस चलती है और उनमें फिर डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है। विभेदन से फिर वो अलग अलग कोशिकाओं का एक फेट मैप तैयार होता है। फेट मैप से वो आगे जाकर उनका फ्यूचर फिक्स हो जाता है कि इसको एक कोशिका को क्या वर्क करना है और उसके बाद में एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पे ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला का निर्माण का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए क्लीवेज प्रोसेस, अपन आगे बात करें कि विदलन कहां से कहां तक होता है। विदलन के बाद में अपन ने देखा कि डेवलपमेंट के अंदर विदलन ही कोई अंतिम रूप नहीं होता है एम्ब्रियो का निर्माण करने के लिए, उसमें कुछ और भी प्रोसेस होती है, जैसे कि क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन, मोरुलेशन, नेरुलेशन, ये सभी अलग अलग प्रोसेस होती है जिनका एक सीरियल क्रम होता है। तो यहां से अपन बात करें कि इसकी प्रोसेस कहां तक होती है, तो अपन बात करें विदलन की क्रिया। विदलन की क्रिया निषेचन से प्रारंभ होकर, निषेचन से प्रारंभ होकर ब्लास्टुला निर्माण तक, फिर इसके आगे गेस्टुला प्रोसेस चलती है, ब्लास्टुला निर्माण तक मानी जाती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ब्लास्टुला निर्माण तक, यानी कि अपन ये माने कि विदलन के दौरान होने वाली समसूत्री विभाजन कहां तक होता है, सिर्फ ब्लास्टुला तक, या इसके आगे के सेल विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। यहां तक क्लीवेज के अंदर जो कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के दौरान, वह कोशिकाएं अपनी पैतृक कोशिका जाइगोट के समान होती है। या अपन मान ले यहाँ पे 128 नंबर की सेल है, या अपन कहें कि ये ब्लास्टुला है जिसमें 128 सेल है और इनका जो निर्माण हुआ वो सिंगल सेल जाइगोट से हुआ, जो आफ्टर क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुला का निर्माण हुआ 28 सेल्स का। तो ये 28 सेल्स का जो करेक्टर है वो समान होगा इसके जाइगोट के, यानी कि ये अपनी पैतृक कोशिका जाइगोट की समान सभी कोशिकाएं समान होगी। लेकिन ब्लास्टुला के बाद में जब इसमें सेल डिवीजन होता है, अब यहाँ पे ब्लास्टुला का निर्माण हो चुका है और ब्लास्टुला प्रोसेस खत्म हो चुकी है, तो आगे जब गेस्टुलेशन प्रोसेस चलेगी, इस गेस्टुलेशन प्रोसेस के अंदर जब कोशिका विभाजन होगा इन सभी कोशिकाओं के अंदर, तो ये अपनी पैतृक कोशिका के समान ना होकर इनमें डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएंगे, विभेदन उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे इनमें विभिन्नताएं आ जाएगी और इनका एक फेट मैप तैयार हो जाएगा, जो प्रत्येक कोशिका किसी प्रत्येक लक्षण को निरूपित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो आगे है एम्ब्रियोनिक सेल में
सॉरी, भ्रूणीय कोशिका में, एम्ब्रियोनिक सेल में कोशिका विभाजन ब्लास्टुलेशन के बाद भी होता है। परंतु होता है, परंतु इसमें विदलन, इसे विदलन नहीं कहते, परंतु इसे क्लीवेज नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसके बाद में एम्ब्रियोनिक कोशिका के अंदर होने वाला कोशिका विभाजन डिफरेंशिएटेड होता है, यानी कि उनमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है। विदलन के परिणाम स्वरूप, आगे इससे ही रिलेटेड लाइन है, विदलन के परिणाम स्वरूप अनेक कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया प्रारंभ होती है। ऐसे नहीं हो सकता, इसमें विदलन सही है, प्रारंभ होता है, विभेदन की क्रिया प्रारंभ होती है। अतः यह कहा जा सकता है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि विदलन के परिणाम स्वरूप उसमें डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन स्टार्ट हो जाता है। तो विभेदन स्टार्ट हो गया मतलब वो क्या होगा, कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि विदलन विभेदन का आधार उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। तो अपन ये कहा जा सकता है कि विदलन विभेदन का आधार तैयार करता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अपन, यह तो हो गया विदलन के विशेषता है कि विदलन क्या है, क्या करता है, विदलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो अपन ने देखा कि विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं ब्लास्टोमिया कहलाती है। इसमें होने वाले विभाजन से जायगोट से बहुकोशिकीय ब्लास्टुला का निर्माण होता है। विदलन की क्रिया निषेचन से प्रारंभ होकर ब्लास्टुला के निर्माण तक मानी जाती है। भ्रूणीय कोशिकाओं में विभाजन ब्लास्टुला के बाद भी होता है, परंतु उसको क्या नहीं कह सकते, क्लीवेज नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से विभेदन होता है, कंप्लीट विभेदन होता है, इसीलिए उसको विदलन नहीं कहते। और विदलन के परिणाम स्वरूप होने वाली कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया स्टार्ट होती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कोशिका के अंदर विभेदन कंप्लीट हो चुका होता है। उसमें एक कोशिका से अपन कहे कि एक कोशिका से जब बी कोशिका बनेगी तो वो पूर्ण डिफरेंट होगी बी से, ए से, इसलिए इसको अपन विदलन नहीं कहेंगे। विदलन ना कहेंगे, इनको क्या कहेंगे,
जनरली कोशिका विभाजन कहेंगे। विदलन के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाएं क्या करती है, विभेदन को प्रारंभ करती है, इसीलिए अपन कहते हैं कि विदलन विभेदन का आधार तैयार करता है। अब बात करते हैं कि विदलन होता क्या, किस प्रकार से खोजा गया है, विदलन का इतिहास क्या है। तो जो विदलन का इतिहास अपन बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लीवेज, तो ये 18वीं शताब्दी के अंदर जंतुओं के एग के अंदर, जंतुओं के एग में विदलन का अध्ययन किया गया, जिसमें साइंटिस्ट का नाम आता है स्वेमेरडम, 1738। इन्होंने फ्रॉग के एग में विदलन को देखा। इनके बाद में आते हैं स्प्लेंजेनी, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने टोड में देखा। किसमें, टोड के अंदर। फ्रॉग, अब फ्रॉग और टोड में अंतर क्या होता है, समान दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रॉग आकार में छोटा होता है, टोड बड़ा होता है। ठीक है, तो सॉरी, स्प्लेंजेली साइंटिस्ट जो थे, स्प्लेंजेली साइंटिस्ट ने सन नहीं दे रखी, इन्होंने टोड के एग के अंदर विदलन देखा, टोड के अंडे में विदलन का अध्ययन किया। फिर इनके बाद में साइंटिस्ट आए, वो थे दो साइंटिस्ट थे 1824 के अंदर, और उन साइंटिस्टों का नाम है, एक तो प्रीवोस्ट और दूसरे थे डूमस। इन दोनों ने मेंढक के अंडे के अंदर विदलन को पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से अध्ययन किया और बताया कि विदलन क्या होता है, कि निषेचित और अनिषेचित, यानी कि युग्मक संलयन के बाद में जो निषेचित अंडा होता है, जो फर्टाइल एग जो होता है, जिसका जायगोट का निर्माण हो चुका होता है, उसके अंदर विकास को प्रेरित करने के लिए कोशिका विभाजन होता है। उन्हीं कोशिका विभाजन को विदलन कहा जाता है। इसके बाद में अगले साइंटिस्ट आए, इनके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सन 1824 में प्रीवोस्ट व डूमस ने यह परिभाषा दी कि जो विकास के लिए जाइगोटिक सेल के अंदर होने वाला कोशिका विभाजन विदलन कहलाता है। उनके बाद में अलग साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने मेंढक, न्यूट्स, तारा मछली, निमोटेड्स, सिलेंटेड्रस के में विदलन का अध्ययन किया। और यह अध्ययन सर्वप्रथम विदलन का अध्ययन 1839 से लेकर, इसमें 39 नहीं, 1824 से लेकर 39 तक किया गया, तथा मछलियों के अंडों में विदलन का अध्ययन 1842 में किया गया था। और सबसे पहले 1842 के अंदर फिश के एग के अंदर क्लीवेज को देखा गया। उससे पहले जो एग का अध्ययन किया, विदलन का अध्ययन किया गया, वो 1824 से लेकर 1839 तक सबसे ज्यादा जो अध्ययन के लिए रुचिकर ब्रोनोकी या जेनेटिक साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्लीवेज के ऊपर अध्ययन किया और अलग अलग जीवों के अलग अलग अंडों में उन्होंने विदलन को देखा। इसके बाद में आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज, विदलन की विशेषताएं। तो क्लीवेज क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा अपन ने लिख ली है। इसके साथ ही अपन ने देखा इनका ब्रीफ हिस्ट्री कि सबसे पहले किन्होंने स्वेमेरडम ने देखा 1738 के बाद में, और 1824 में प्रीवोस्ट व डूमस आए, और डूमस के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने निमेटोड्स, तारा मछली, मेंढक,
साथ ही सिलेंटेट्रस इनके एग के अंदर क्या देखा, विदलन को देखा। और सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया गया वो 1824 से लेकर 1839 के बीच में विदलन में अध्ययन किया गया, और 1842 में मछली के एग में विदलन को देखा गया। अब बात करते हैं अपन स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज। स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज। अंडे में होने वाली विदलन की निम्न विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है वो अपन एक एक लेके चलते हैं। विदलन भ्रूण विकास की प्रथम अवस्था होती है, ये निषेचन के तुरंत बाद शुरू होती है। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसका जो प्रारंभ होता है वो किसके बाद होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि विदलन एक भ्रूणीय विकास की प्राथमिक अवस्था होती है, जो जिसका प्रारंभ या जो निषेचन के बाद प्रारंभ होती है। यहां तक क्लियर। आगे बात करते हैं सेकंड। इस क्रिया में अंडा लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, परंतु इनका आकार निरंतर घटता जाता है। कोशिका एक विभाजन के बाद ब्लास्टोमियर आकार में वृद्धि नहीं करते, जिसके कारण प्रत्येक विदलन के बाद इनका आकार पहले से आधा हो जाता है। तो सेकेंड विशेषता क्या होती है, मैंने पहले कहा था कि साइटोप्लाज्म का आकार कभी नहीं बढ़ता विदलन के अंदर, साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है, जिसके कारण विदलन के अंदर कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है। जैसे अपन कहे कि अगर विदलन से पहले कोई सेल 10 मिलीमीटर की है, mm की है, या अपन 10 mm बहुत बड़ा हो जाता है, अपन ले ले 0.10 mm का है, तो उसके बाद में फर्स्ट क्लीवेज होगा तो उसका आकार कितना हो जाएगा 0.5 mm, 0.05 mm और 0.05 mm दोनों कोशिकाओं का। ठीक है, अब उसके बाद में जब विभाजन होगा तो फिर वो होगा 0.025 mm। इस प्रकार से उनका आकार आधा होता जाता है। ठीक है, जिससे उनकी कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन उनका आकार कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, ये सेकंड है। सेकंड विशेषता क्या होती है इसकी, समसूत्री विभाजन के दौरान विदलन में समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु आकार घटता
जाता। ठीक है। तीसरा देखिए, वितरण के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहलाती है। ये बात अपन कर चुके हैं कि वितरण के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं बनती है वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर, कोरकखंड कहलाती है। क्लियर। फोर्थ देखिए, वितरण के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण की सामान्य आकृति भी नहीं बदलती। यानी कि वितरण के दौरान अगर सेल आकार में गोल है तो वो सभी सेल कैसी होगी? आकार में समान होगी, गोल होगी। लेकिन वो अपनी सिंगल सेल पहले की कोशिका से आकार में तो छोटी होगी, लेकिन उनका आकार कैसा होगा? आकृति कैसी होगी उनकी? गोली होगी। ठीक है। तो इनका आकार वितरण के दौरान विदलन के दौरान विकसित भ्रूण की आकृति नहीं बदलती। अगला देखिए, वितरण के दौरान भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती। ये अपन बात ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म आकार में बढ़ता ही नहीं है, इसीलिए उसका आकार भी नहीं बढ़ता। तो वही वितरण के दौरान भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती। अगला देखिए, वितरण में दो विभाजनों के बीच अंतरावस्था इंटरफेज की अवधि बहुत कम होती है। ये अपन बात कर चुके हैं, इंटरफेज जो अवस्था होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी वितरण की जो प्रोसेस होती है, कोशिका विभाजन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत तेज गति से चलती है, इसलिए उनके इंटरफेज या वृद्धि विभाजन अंतराल के अंदर, अंतरावस्था के अंदर कुछ भी अंतराल नहीं होता, बहुत कम समय लगता है। वितरण दो विभाजनों के मध्य, लाइन सेट नहीं होगी। वितरण में दो विभाजनों के मध्य अंतरावस्था इंटरफेस की अवधि बहुत कम होती है। ठीक है। आगे देखिए,
विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य होता है, न कि केंद्रक। विदलन की दर, और विदलन की दर का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक कभी नहीं करेगा, केंद्रक कभी नहीं करेगा, कौन करेगा? कोशिका द्रव्य। जब कोशिका द्रव्य खत्म हो जाएगा, विदलन की क्रिया भी रुक जाएगी। तो विदलन की दर को, विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है। जितना अधिक कोशिका द्रव्य होगा उतना ही अधिक और उतनी ही तेज गति से विदलन होगा। आगे देखिए, विदलन के प्रारंभ में केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात बहुत कम होता है, अर्थात युग्मनज में केंद्रक आयतन की तुलना में कोशिका द्रव्य की आयतन बहुत अधिक होता है। विदलन के दौरान केंद्र कोशिका द्रव्य अनुपात निरंतर बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का, ठीक है। तो अभी तक अपन ने देखा कि विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, ठीक है। अब जो आगे का है, इसकी स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लीवेज है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।